केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में 58वें पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री ने देश भर पुलिस तंत्र को और मजबूत करने पर दिया जोर। कहा, यह सम्मेलन पिछले कुछ वर्षों में एक थिंक टैंक के रूप में उभरा। भारतीय नौसेना का उत्तरी अरब सागर में कामयाब ऑपरेशन। एमवी लीला नॉरफॉक के अपहरण को बनाया नाकाम। भारतीय सेना के ऑपरेशन में सुरक्षित निकाले गए क्रू के सभी 21 सदस्य। सुरक्षित निकाले जाने वालों में 15 भारतीय भी शामिल। आईएनएस चेन्नई के एक्शन से भागे अपहरणकर्ता। तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घर पर ईडी कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम पर हुआ जानलेवा हमला। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में हुई वारदात। राज्यपाल सीवी आनंद ने घायल ईडी अधिकारियों से अस्पताल में की मुलाकात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दी मंजूरी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया नाम। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना। पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को मिली स्वीकृति। भारत और गुयाना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के फैसले पर भी लगी मुहर। भूकंप प्रभावित नेपाल के इलाकों में मूलभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए भारत $50 मिलियन की देगा वित्तीय सहायता। नेपाल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ऐलान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और यहां के नेतृत्व के साथ दिखाई एकजुटता की भावना। हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा पड़ाव किया पार। मात्र 50 दिनों की अल्प अवधि में 10 करोड़ से अधिक लोग यात्रा में हुए शामिल। यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका जैसे कुछ प्रमुख देशों की पूरी आबादी से अधिक। और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी। प्रतियोगिता के पुरुष युगल में भारत के यूकी भाम्री और नीदरलैंड के रॉबिन हास की जोड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में 58वें पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया। सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डीजीपी, आईजी और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुख व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं, जबकि देश भर से 500 से अधिक पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने नई शिक्षा नीति और ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नए कानून सजा के बजाय न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं। उन्होंने नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए एसएचओ से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक प्रशिक्षण और थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह सम्मेलन एक थिंक टैंक के रूप में उभरा है, जो निर्णय लेने और नई सुरक्षा रणनीतियों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने देश भर में आतंकवाद विरोधी तंत्र की संरचनाओं, आकार और कौशल की एकरूपता पर जोर दिया। गृह मंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में आंतरिक सुरक्षा की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। सम्मेलन में सीमाओं की सुरक्षा, साइबर खतरे, कट्टरपंथ, पहचान दस्तावेजों को धोखाधड़ी से जारी करना और कृत्रिम मेधा से उत्पन्न होने वाले खतरों के महत्व और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय नौसेना की चौकसी और समय रहते कार्रवाई से अरब सागर में एक जहाज के अपहरण का प्रयास नाकाम बना दिया गया। उत्तरी अरब सागर में एमवी लीला नॉरफॉक जहाज के अपहरण के प्रयास की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आई। नौसेना ने अपने विध्वंसक आईएनएस चेन्नई को रवाना किया। इसके अलावा निगरानी विमान भी मौके पर भेजे गए। भारतीय नौसेना ने कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देते हुए लाइबेरिया के झंडे वाले इस जहाज में मौजूद क्रू के सभी 21 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया, जिनमें 15 भारतीय हैं। बाद में मरीन कमांडो के सैनिटाइजेशन अभियान में इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जहाज पर कोई भी अपहरणकर्ता मौजूद नहीं है।
माना जा रहा है कि भारतीय युद्धपोत के त्वरित एक्शन और कठोर चेतावनी के बाद अपहरणकर्ता वहां से भाग निकले। भारतीय नौसेना के अनुसार INS चेन्नई MV लीला नॉरफॉक के आसपास ही है और उसमें बिजली उत्पादन बहाल करने में मदद दे रहा है ताकि ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सके। संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की ताकत होती हैं, उन पर हमला किसी भी सूरत में गंभीर है। पश्चिम बंगाल में TMC नेता के यहां जांच पर गई ED की टीम पर जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस ने भी मदद नहीं की, यह राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर का एक पहलू प्रदर्शित करता है। जहां ED के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, वहां आम नागरिक की सुरक्षा के हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मामले पर जहां भाजपा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, वहीं कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गई थी। वहां स्थानीय निवासियों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। हालांकि ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी थे, लेकिन लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हो गए। पहुंचने के समय वहाँ बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था, तो हम लोग जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोग का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है। उन्होंने घटना को चिंताजनक और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। The ghastly incident reported from Sandesh Khadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर रहने का एक दिन भी हक नहीं है। भाजपा ने इस हमले में रोहिंग्या के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पत्र लिखकर संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की NIA जांच की मांग की। जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है, कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है, और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की घटना को उकसावे का नतीजा बताया, तो उन्हीं के इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए, और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत
रिस्पॉन्ड कीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई थी, जब उस पर इस तरह के घातक हमले को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान घायल हुए टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसेनजीत बख्शी, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर आज हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने कोलकाता में अस्पताल जाकर घायल अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राज्यपाल ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी है। साथ ही रामायण महाकाव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि स्वरूप इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अयोध्या को वैश्विक तीर्थ स्थल और प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने और विदेशी तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा महत्वपूर्ण है। और आइए कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर नजर डालते हैं। तो आज पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी योजना को मंजूरी दी गई। 2021-26 के दौरान 4,797 करोड़ रुपयों की कुल लागत इसमें आएगी। पृथ्वी योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं, जिनमें अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, SAGE, रीच आउट शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान दरअसल वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल जैसे घटक तथा उसके बीच के जटिल अंतर संबंध पर समग्र रूप से कार्य करता है। पृथ्वी एक व्यापक योजना है जो विभिन्न घटक पर एकीकृत अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी, साथ ही बड़ी चुनौतियों का समाधान करने और संसाधनों का पता लगाने में भी इससे मदद मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नए भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच MOU को भी मंजूरी दी है। इसमें 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय रेलवे से सहयोग पर करार पर हस्ताक्षर होने हैं। इस MOU में भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, रेलवे की इमारतों के लिए एक ऊर्जा दक्षता नीति, स्वच्छ ऊर्जा खरीद योजना और कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता शामिल है। कैबिनेट ने साथ ही फैसला लेते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत सरकार और गुयाना गणराज्य के बीच MOU को स्वीकृति दी है। इस हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से भारत को कच्चे तेल के स्रोत में विविधता और देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि हासिल होगी। 11.2 बिलियन बैरल तेल की नई खोज से गुयाना दुनिया का नया तेल उत्पादक देश बन गया है। उसकी तेल की यह खोज कुल वैश्विक तेल का 18% और खोजे गए तेल का 32% है। पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ भारत का बेटी और रोटी का संबंध माना जाता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2024 की पहली विदेश यात्रा नेपाल की ही रही है, जो इसकी महत्ता को भी रेखांकित करता है। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही
भूकंप प्रभावित नेपाल के जिले में पुनर्निर्माण के लिए $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता देगा। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में चल रही अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का विदेश मंत्री NP साउथ के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप से हुई जान माल की बर्बादी से भारत दुखी है। पिछले वर्ष 3 नवंबर को नेपाल के जाजरकोट जिले में 5.7 तीव्रता के भूकंप के तीव्र झटके आए। इस भूकंप में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग घायल हो गए। 2015 के बाद यह नेपाल का सबसे घातक भूकंप था। We were saddened to learn of the casualties and devastation caused by the earthquake that struck the western parts of Nepal in November last year. Prime Minister Narendra Modi had expressed solidarity with the people and leadership of Nepal and had committed to extend all possible assistance. The Government of India started providing emergency relief in less than 48 hours after the earthquake. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और यहाँ के नेतृत्व के साथ एकजुटता की भावना दिखाई है और हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत नेपाल के संबंधों में वास्तविक बदलाव हुआ है। दोनों देशों ने बिजली क्षेत्र में सहयोग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसी विशेषकर नेपाल के साथ अपने संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रति वचनबद्ध है। Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पशुपतिनाथ परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शंकर मां सरयू के विषय में कहते हैं कि अयोध्या परब्रह्म स्वरूप है और वहां सरयू सगुण ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। अयोध्या में आने वाला हर तीर्थयात्री सरयू स्नान करता है, जिसके लिए अयोध्या नगर निगम ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं और नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा है। अयोध्या धाम में आने वाला हर तीर्थयात्री प्रयास करता है कि एक ना एक बार परब्रह्म स्वरूप सरयू मां के दर्शन किए जाएं और सरयू स्नान से अपने जीवन को पवित्र किया जाए। सरयू में तीर्थयात्रियों के स्नान की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहां पर स्नान और पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था दिखाई दी। बहुत अच्छा लगा है। सरयू घाट में स्नान किया और यहाँ की सुंदरता देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों जगह एक ही है, भगवान का स्थल है, हर जगह वही है, नहीं है दिल से मांगो तो हर जगह भगवान ही है। अच्छा सा हर जगह अच्छा ही अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ पर स्नान घर है, चेंजिंग रूम भी है और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं अयोध्या में हर एक तरह की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हो रखी हैं। यहाँ की व्यवस्था देखिए हमने महिलाओं के लिए, वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अयोध्या नगर निगम ने घाटों के आसपास
स्वच्छता रखने के लिए अपने पूरे प्रयास किए हैं। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पर सफाई कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। सभी नगर निगम के कर्मचारी बहुत ही मेहनत से घाटों की सुंदरता का विशेष प्रबंध करते हैं। शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से वस्त्र बदलने की सुविधा भी मौजूद है। स्वच्छता काफी बढ़िया है, बहुत शानदार। हम तो देखने आए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पर और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। गुप्तार घाट से नया घाट तक के लिए तीर्थ यात्रियों के जल विहार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं। नौकायन की नई व्यवस्था से कई लोगों को रोजगार मिला है और यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि 1 करोड़ कल्पों तक आप काशी में वास कीजिए या 1000 कल्पों तक मथुरा में वास कीजिए, जितना पुण्य आपको वहां मिलेगा, एक निमिष यानी पलक झपकने के मात्र आप माँ सरयू के किनारे पर आ जाइए, आपको वही पुण्य की प्राप्ति होती है। यही पुण्य सलीला आप देख रहे हैं, माँ सरयू मेरे पीछे, जो कि जलाकार ब्रह्म का अवतार है। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आए हुए हैं सरयू में स्नान करने के लिए, मज्जन करने के लिए, उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो स्वच्छता यहाँ पर हर ओर नजर आ रही है और अयोध्या अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, सरयू घाट, अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का स्थापित होना जहां करोड़ों देशवासियों की अटूट आस्था का केंद्र बना है, वहीं दूसरी ओर श्री राम मंदिर ने देश भर में व्यापार के बड़े द्वार भी खोले हैं, जिसने खास तौर पर छोटे निर्माताओं और छोटे व्यवसायियों करने वाले लोगों के लिए व्यापार के अनेक बड़े अवसर खोल दिए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने यह बताते हुए कहा कि देश के विभिन्न शहरों में घरों से छोटा काम करने वाली महिलाओं और वंचितों को भी इससे बड़ी मात्रा में रोजगार मिला है। इससे यह साफ है कि श्री राम मंदिर देश में आर्थिक संपन्नता का एक बड़ा संदेश देगा। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर से देश में 50,000 करोड़ रुपयों से अधिक के व्यापार के कैट के पूर्व आंकड़े से कहीं ज्यादा व्यापार होने जा रहा है। श्री राम मंदिर जहां आस्था का बड़ा केंद्र है, वहीं व्यापार के लिए भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। निश्चित रूप से जैसा हमने पूर्व में अनुमान किया, राम मंदिर से संबंधित वस्तुओं का व्यापार 50,000 करोड़ को निश्चित रूप से पार करेगा। अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित सामग्री हो, चाहे वो आरती या उस पर धार्मिक पुस्तकें हो, चाहे वो राम मंदिर का मॉडल हो, चाहे वो श्री राम ध्वजा हो, पटके हो, माला हो, इस प्रकार के अनेक प्रकार के सामान बाजार में दिखाई दे रहे हैं। उपभोक्ता लगातार उनको खरीदने के लिए मार्केटों में आ रहे हैं और ये मसला केवल अयोध्या का नहीं है, ये मंजर पूरे देश में सभी राज्यों के अंदर इस प्रकार से है और हमें पूरी उम्मीद है कि 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार का आंकड़ा हम पार करने वाले हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं और ये खबर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शानदार सफलता के साथ जुड़ी हुई है। देश भर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हो गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिल रहा है और 2 महीने से भी कम समय में 10 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 6,349 शहरी क्षेत्रों और 1,69,864 ग्राम पंचायतों तक आईईसी वैन पहुंची है। लोगों का उत्साह ही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए संचार उपग्रह जीसैट 20 का प्रक्षेपण करेगा। यह पहली बार है जब इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
NSIL ने स्पेसएक्स के साथ साझेदारी की है। यह प्रक्षेपण साल की दूसरी तिमाही में हो सकता है। NSIL is primarily responsible for carrying out end-to-end commercial space business. As you would have recently seen in the press, NSIL is going ahead with undertaking its second demand-driven communication satellite mission, which is GSAT-20, and named as GSAT-N2. So GSAT-20 is primarily a Ka band high-throughput communication satellite meant for meeting the broadband in-flight and maritime connectivity and cellular backhaul services for the nation. NSIL के मुताबिक GSAT-20 संचार उपग्रह का उद्देश्य देश की ब्रॉडबैंड, इन फ्लाइट और समुद्री संचार, IMFMC और सेल्यूलर बैकहॉल सेवाओं की जरूरतों को पूरा करना है। GSAT-20 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप सहित पूरे देश को कवर करने वाले 32 बीम होंगे। इसे GSAT-N2 नाम दिया जाएगा। It is a 4,700 kilograms communication satellite with 32 beams with a pan-India coverage, and the capacity has been tailored specifically to the inaccessible areas, primarily the northeast J&K, Andaman Nicobar and Lakshadweep Islands. The primary reason being providing connectivity to these inaccessible and remote areas where the conventional fiber optic connectivity does not reach there. So the objective has been to, as part of the digital connectivity program of the Government of India, and the objective has been how to meet these connectivity needs of the nation through the services that is going to be rendered by GSAT-20. और आइए अब एक ऐसी खबर का रुख करते हैं जो आपके स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई है। जरूरतमंदों को अब खून के लिए महंगे दाम नहीं देने होंगे। अस्पताल और ब्लड बैंक अब रक्त के लिए केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने प्रोसेसिंग फीस और रक्त आपूर्ति को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष दवा नियामक ने खून के लिए अधिक दाम वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संबंध में देश भर में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रक कम लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजे गए संदेश में DCGI ने कहा कि खून के बदले मनमाने दाम नहीं वसूले जा सकते। औषधि परामर्श समिति की बीते वर्ष 26 सितंबर को हुई 62वीं बैठक का उल्लेख करते हुए DCGI ने 26 दिसंबर को लिखे पत्र में कहा कि खून और खून संबंधी अवयवों के लिए केवल प्रोसेसिंग शुल्क लगाया जा सकता है। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रोसेसिंग शुल्क 250 रुपए से लेकर 1550 रुपए तक का हो सकता है। साथ ही DCGI ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों से कहा है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी रक्त केंद्रों और अस्पतालों को संशोधित दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दें। वहीं दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए थेरेपी सेंटर स्मिता का शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविद समाजसेवी सोनल शाह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष ऋतु अरोड़ा, दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि सोनल शाह ने PFWS द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रयास विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास और सशक्तिकरण में मदद करेंगे। स्मिता में विशेष बच्चों को शारीरिक, व्यावसायिक, फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए यहाँ बहुत अच्छे इक्विपमेंट और कुशल थेरापिस्ट की व्यवस्था की गई है और सेंटर को बहुत चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाया गया है। इस नई पहल स्मिता से पूरे दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चों को आने वाले समय में एक नया आयाम मिलने वाला है। पुलिस के व्यस्त जीवन शैली में बच्चों के लिए समय निकालना पाना और इस तरह की सुविधाओं के लिए दूर जाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में स्मिता हमारे पुलिसकर्मियों के परिवार का ध्यान रखेगा।
पीएफडब्ल्यूएस के अध्यक्ष ऋतु अरोरा ने संबोधित करते हुए सर्वोत्तम चिकित्सकों और मानक उपकरणों की मदद से फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी जैसी सेवाएं प्रदान करने में स्मिता की भूमिका पर जोर दिया। वैज्ञानिक तथा अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सरस्वत भी मौजूद थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान में उद्योग जगत की भी भागीदारी होनी चाहिए और बाजार की जरूरतों के मुताबिक अनुसंधान होने चाहिए। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इस मौके पर कहा कि भारत नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। उन्होंने देश में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।